हेलो स्टूडेंट, आज हम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बताया था और नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति की थी और परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति नहीं देखा है, तो आप आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सॉरी। तो आज हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट देख सके, फ़ायदा उठा सकें फिजिक्स का। ठीक है, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वैसे वेलोसिटी तो पढ़ी होगी। वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर dx बाई dt के। एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर dv बाई dt के। ठीक है, इसी तरह गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला होता है जो कि हम कार्य ऊर्जा प्रमेय में उसको यूज कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, कार्य ऊर्जा प्रमेय में हम उसका यूज कर चुके हैं गतिज ऊर्जा के फार्मूला का। लेकिन और जबकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि हम गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय फिनिश हो जाए फिर उसके बाद आपको गतिज ऊर्जा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय में अभी बता रहा था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में गतिज ऊर्जा का फार्मूला यूज किया है हमने। ठीक है, वहां पर यूज किया है। और अगर आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय परिवर्ती बल द्वारा किया गया के लिए जो है, सॉरी, परिवर्ती बल के लिए जो कार्य ऊर्जा प्रमेय की जो व्युत्पत्ति की है वो, ठीक है, और जो नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति की है वो, इन दोनों को अगर नहीं देखा है तो आप आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कथन इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है 11th क्लास में। ठीक है, और ये आगे चल के आपको फायदा होगा बीएससी में भी। इससे जो है आपके 11th में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है, आप जैसे एयरफोर्स, नेवी या कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 100% एक कम से कम एक या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं फिजिक्स के, और वो भी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से। किसमें, एयरफोर्स हो गया, नेवी, इस तरह कंपटीशन जो है, ठीक है, एग्जाम्स हैं, इसमें जो है फिजिक्स आता है। और फिजिक्स आने के साथ साथ इसमें से ये चैप्टर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कुछ। ठीक है, जो न्यूटन लॉज तो सभी जानते हैं, लेकिन जो कार्य ऊर्जा प्रमेय पर, कार्य ऊर्जा प्रमेय की जो व्युत्पत्ति है, इसमें जो रूल्स लगे, जो इसमें फार्मूले यूज में, इस तरह के जो है स्टूडेंट नहीं ध्यान देते हैं। इसको 11 में पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ लिए, बस काम खत्म हुआ, छोड़ देंगे। तो इस फिर उसका कंपटीशन में जो है, क्या कंपटीशन में अलग से थोड़ी आता है भाई। जीएस, सॉरी, जनरल साइंस उसमें भी आती है, सामान्य विज्ञान इसमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो है बस आपने सामान्य अध्ययन तैयार कर लिया और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेस भी मजबूत होना चाहिए ना। ये नहीं कि आप भूल गए हैं, आगे जो है फिर कंपटीशन में तैयारी कराएं फिर तो ठीक नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि आप अभी से ध्यान देते रहो इन चीज़ों पे, इसीलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब हम सीधा गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, वैसे गतिज ऊर्जा होती क्या है, नाम तो सुना नहीं होगा अभी, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा 100%, और अगर आपने पढ़ा है तो फिर से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, तो
गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा होती क्या है? ये सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में यही आता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इसको हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड, पिंड मतलब बॉडी, किसी पिंड अथवा कण ले ले, पार्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल, कण को, और पिंड को बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी पिंड अथवा कण में, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण, मोशन के कारण, और भाई मोशन कब होता है? जब कोई चीज चल रही है तो वो क्या हो रहा है? गति कर रहा है, इसका मतलब है वो गति कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कोई चीज चल रही है तो वो क्या कर रही है? गति कर रही है। मान लीजिए आपने देखा साइकिल चल रही है सड़क पे, तो वो क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है, और जब गति कर रही है तो उसमें वेलोसिटी होगा। ठीक है, इंसान फोर्स लगाता है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन जरूर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि किसी पिंड द्वारा, सॉरी, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, उसमें का मतलब पिंड में या कण में जो ऊर्जा निहित होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? दूसरी डेफिनेशन के तौर पे हम आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वही डेफिनेशन है बताऊंगा। किसी पिंड अथवा कण, किसी पिंड अथवा कण के द्वारा, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो ये पॉइंट। देखिए हम लिखे दे रहे हैं, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण पिंड में, इधर लिखे दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है, जो ऊर्जा निहित होती है, किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है गतिज ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा कहलाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि गतिज ऊर्जा हम आपको नेक्स्ट डे में बताएंगे, अगले दिन बताएंगे। ठीक है, तो आज गतिज ऊर्जा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी पिंड अथवा कण में उसकी गति के कारण पिंड में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा कहलाता
है। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेशन इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करेंगे कि माना किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी कण अथवा पिंड का द्रव्यमान m जो कि v वेग से क्या, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m जो कि v वेग से गतिमान है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा, यहीं से लिखे दे रहे हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ m v स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, के बराबर हाफ m v स्क्वायर, जहां पर m क्या है, पिंड अथवा कण का द्रव्यमान है, v क्या है, उस पिंड का वेग है। ठीक है, और k क्या है, यहाँ पे k पिंड की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां पर k बराबर गतिज ऊर्जा, क्या, k बराबर गतिज ऊर्जा, m मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। ठीक है, और लिख सकते हैं आप भी यहाँ m बराबर v बराबर, चलिए लिखे दे रहे हैं, m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और v क्या है, पिंड का वेग है, वस्तु का वेग है, कण का वेग है। ठीक है, पिंड अथवा कण यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आप, ठीक है, माना किसी पिंड अथवा कण का द्रव्यमान m जो कि v वेग से गतिमान है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर। ताकि आपको डाउट ना हो इसलिए हमने अथवा करके कण लगा दिया। ठीक है, आप कण भी ले सकते हैं मानने के लिए, और पिंड भी ले सकते हैं, बॉडी भी ले सकते हैं। ठीक है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जहां पर k क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और v क्या है, पिंड का वेग है, कण का वेग है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गतिज ऊर्जा, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ये बताइए, गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस चीज की माप है, बताइए। जो पिंड के द्वारा किया गया कार्य है, कार्य की मापी तो है गतिज ऊर्जा, वस्तु के द्वारा या कण के द्वारा जो, ठीक है, कार्य की मापी तो है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें जो है
पहला पॉइंट है वो क्या है? गतिज ऊर्जा। पहला पॉइंट दिमाग में ये आता है कि गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है। भाई कुछ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं रहता कि क्वांटिटी क्या होती है गतिज राशि की, गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की राशि क्या है, क्वांटिटी। कौन सी राशि? सदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो हम आपको बताए दे रहे हैं, याद कर लेना, गतिज ऊर्जा ये एक अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। कार्य की भांति ये भी एक अदिश राशि है। जैसे कार्य एक अदिश राशि वैसे गतिज ऊर्जा भी एक अदिश ही राशि है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में गतिज ऊर्जा कार्य की भांति, कार्य का मात्रक जैसे जूल होता है वैसे ही गतिज ऊर्जा का मात्रक जो है जूल ही होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। तथा विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो होता है, जैसे कार्य का होता है वैसे ही इसका भी होता है, ml2 t माइनस का 2 पे। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल तथा विमीय सूत्र इतना होता है। ये भी कार्य की भांति है। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में है जो वो कार्य की भांति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये कार्य से डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, उससे मिला नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है यहां पर देखिए फार्मूले में हाफ mv²। तो यहां पर m तथा v² का मान सदैव धनात्मक होता है। m द्रव्यमान तथा v² का मान सदैव धनात्मक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान भी सदैव धनात्मक ही तो होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा भी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती m तथा v² का मान सदैव धनात्मक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी सदैव धनात्मक होती है। अर्थात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो कि ये पॉइंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात हमेशा धनात्मक होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें हल्का सा टिक लगा दे रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं
m दे दिया गया, v स्क्वायर दे दिया गया, ऐसे ही पूछ लिया कि m तथा v स्क्वायर का मान सदैव अगर धनात्मक होगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा सदैव धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी नहीं और इसमें से कोई नहीं, ऐसा आ जाएगा। 4 विकल्प दे देंगे, आपको पता ही नहीं है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अधिकतर टीचर नहीं बताते हैं, आपको अधिकतर टीचर नहीं बताते हैं। पहले पॉइंट में गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, दूसरा ये सारी चीजें तो बताते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा मतलब ये है कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो m तथा v स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी सदैव धनात्मक होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। और चौथे पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसमें इससे रिलेटेड क्या मिलेगा? फार्मूला मिलेगा उसमें, ठीक है। क्या मिलेगा? फार्मूला। यदि माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा पिंड का वेग, या फिर ऐसे कर सकते हैं, माना पिंड का द्रव्यमान m, क्यों पिंड लिखने बार बार, क्यों पिंड बार बार लिखे, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान m जो कि v वेग से या v चाल से गतिमान है, तब पिंड अथवा कण तब पिंड का रेखीय संवेग P बराबर mv के। इसको हमने बना देते हैं पहला इक्वेशन और इसको बना देते हैं हम दूसरा इक्वेशन। क्या बना देते हैं? पहला इक्वेशन और इसको बना देते हैं हम दूसरा इक्वेशन, ठीक है। क्या बना देते हैं? दूसरा इक्वेशन। अब एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, सॉरी टाइम लग देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप तैयार कर लीजिएगा तो एग्जाम में जो है कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और ये क्योंकि साइंस से रिलेटेड है इसलिए इसमें जो है पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए P बराबर mv है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं या करके V बराबर P बाई m, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। समीकरण 1 में V के स्थान पर P बाई m का मान हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? K बराबर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर
हमें क्या मिलेगा, के बराबर हाफ एम, v के स्थान पर क्या रख देंगे, ये v के स्थान v बराबर p बाई एम है तो v के स्थान p बाई एम रख देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा, p बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर है तो v के स्थान पर क्या रख देंगे, p बाई एम, तो p बाई एम का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, k बराबर 1/2 m और ये p स्क्वायर अपान m स्क्वायर के अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। एक m यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये अपान में, ये इनटू में, तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m के, ये हमें मिल गया। क्या मिला, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, के बराबर p स्क्वायर बाई 2m के, m से m कैंसिल हो जाएगा और ऊपर p स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 है और इनटू m p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये इसको हम ये भी कहते हैं कि ये गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध है। क्या है, रिलेशन है, संबंध है। ये गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। कभी कभी न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है, संवेग का मान दे दिया जाएगा, द्रव्यमान का मान दे दिया जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान निकालो, और आपको केवल यही के बराबर हाफ mv स्क्वायर फार्मूला पता है तो आप कहां से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और कभी कभी दे दिया गया गतिज ऊर्जा का मान, द्रव्यमान का मान दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आप रेखीय संवेग का मान निकालिए। तो रेखीय संवेग का फार्मूला मान लीजिए आपको ये वाला पता है, p बराबर mv के, इसी को पता है, तो आप कहां बता पाओगे, बस आप p बराबर mv वाला जानते हो, गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला तो पता नहीं है, तो आप p बराबर mv इसमें v ढूंढोगे तो कहां से निकाल पाओगे, गतिज ऊर्जा नहीं निकाल पाओगे। तो जब आपको गतिज ऊर्जा और इसमें फार्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये फार्मूला अलग से पता है, ये भी पता है, तब भी आप इस केस में निकाल सकते हो, 100% आप निकाल सकते हो। इसमें m और b का मान रखो, क्या, लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको द्रव्यमान और रेखीय संवेग का मान दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा का मान कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान का मान दिया गया है, तो क्या करोगे, यहाँ से आप गतिज ऊर्जा और m, क्या, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान का मान दिया गया है, तो इसमें जो है k अपान m ले आइए और इधर 2 इधर भेज दीजिए, इनटू में आ जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर का मान यहाँ से निकालो, फिर उसके बाद यहाँ पे v का मान रख दो, तो p का मान यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये आपको लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो ये स्थापित किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम नहीं लगता है कैलकुलेट करने में। k का मान रखा है, m का मान रखा है, रेखीय संवेग का मान आ गया, रेखीय संवेग का मान रखा, द्रव्यमान का मान रखा, गतिज ऊर्जा आ गया, मींस ये कि गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है और द्रव्यमान का मान दिया गया है, तो रेखीय संवेग आसानी से निकल आएगा, और रेखीय संवेग का मान दिया गया, द्रव्यमान का मान दिया गया, तो गतिज ऊर्जा आसानी से निकल आएगी, ठीक है। अगर गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग का मान दिया गया है, द्रव्यमान का मान निकालना है वस्तु के, तो आप आसानी से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, 100%, ठीक है। और ये हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, चलिए लिखे दे रहे हैं, ये फार्मूला जो है गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग के बीच संबंध है। क्या है, संबंध है, ठीक है। रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच जो ग्राफ आता है वो परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जो है इसको k is directly proportional to p स्क्वायर के भी लिखा जा सकता है, क्या, k is directly proportional to, एक मिनट इसको हटा दे रहे हैं,
बता देते हैं आपको थोड़ा सा और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के। ठीक है, जो ये ग्राफ है यहाँ पर हमने खींचा है, ये गतिज ऊर्जा और रेखीय समय के बीच ये इसका जो ग्राफ आता है ये परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि गतिज ऊर्जा और रेखीय समय के बीच जो ग्राफ बनता है उसका आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। बस सिंपल से 4 ऑब्जेक्टिव बना देंगे आप, उसमें से सही लगाओ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से लगा लोगे, उसमें कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह की टिपिकल पॉइंट जो है पूछते हैं। ठीक है, बीच से जो स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते इन सब चीजों पर, स्टूडेंट कहाँ ध्यान देते हैं? वो मेन प्रूफ पे ध्यान दिए, मेन परिभाषा पे ध्यान दिए, फार्मूले पे ध्यान दिए, बस आगे निकल गए पढ़ने के लिए। जो पेपर में आता है बस उतना पढ़ा, बस काम खत्म। जो ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इनको कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो आपको हम इस चैनल पे आपको सारी चीजें हम बताएंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, मींस आपके भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब 11th के स्टूडेंट हैं, आप 12th में जाएंगे, बीएससी पढ़ेंगे फिजिक्स से, तो अगर बेस मजबूत होगा तो आपको आगे मंजिल बनाने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा आपका रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के गतिज ऊर्जा और रेखीय समय के बीच जो ग्राफ बनता है उसका आकार जो परवलयाकार होता है। ठीक है, यहाँ पे केसेस भी होते हैं कि अगर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो तो भाई ये फार्मूला है, गतिज ऊर्जा का मान अगर 0 है तो P क्या होगा? बोलो, P बराबर 2m के होगा ना। तो यहाँ पर K के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा? K के स्थान पर 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, अर्थात P का मान भी क्या होगा? 0 होगा। दूसरे कंडीशन में हम कह देंगे यहाँ पर, तो अगर P का मान 0 होगा, P का मान 0 होगा तो K का मान ऑलरेडी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस केस में क्या कहा जा सकता है? अगर गतिज ऊर्जा है तो रेखीय संवेग नहीं है, रेखीय संवेग है तो गतिज ऊर्जा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कथन संभव नहीं है। ठीक है, कथन संभव नहीं है। केसेस आपको हम बता दिए हैं पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान जाएंगे तो आपके लिए क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ही लिए जाए। ठीक है, इसलिए हमने आपको कंडीशन बता दी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर से आपसे कह देना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक चेक करिए वीडियो को, और आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको एक ही चैनल पे आपको मिलता रहे फिजिक्स और स्टार्ट से लेके अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह नया टॉपिक लेके। आज गतिज ऊर्जा बताए हैं, नेक्स्ट डे पे आपको हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे में मिलते हैं।